हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी आप विमर्श पोर्टल पे या किसी मोबाइल लिंक में आप देखेंगे कि 12 वर्ष के माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के प्रश्न पत्र जो है वो डले हुए हैं। हम उन्हीं में से आज हिंदी मीडियम के लिए वर्ष 2023 के प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ओटी आती हैं जिनको अपन कहें, अपन उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक ओटी अपन करते जाएंगे, देखते जाएंगे, है ना। किस प्रकार से अपने को जो है वर्क करना है वो देखना है अपने को। तो मैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने को देखना है, ठीक है। किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, मैं इनके समांतर अन्य ओटी भी आपको बताता रहूंगा, है ना। इनके समांतर अगर कोई किस प्रकार से प्रश्न आता है वो अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को लिखिए। ठीक है, अपने को 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर को जो है वो लिखना है। ये कह रहे हैं धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। तो धारा घनत्व का सबसे पहले तो अपन लोगों को फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। धारा घनत्व का क्या फार्मूला है ये अपने को पता होना चाहिए। तो धारा घनत्व को अपन जे से प्रदर्शित करते हैं। जे इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। आई उसमें प्रवाहित विद्युत धारा है और ए जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम धारा को मेजर करते हैं एम्पियर में और क्षेत्रफल को हम जो है मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अपन देखें इसमें से कौन सा जो है आंसर सही हो सकता है। तो ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसका कह सकते हैं उत्तर है। तो आप एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर केवल ये पूछ लें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है तो आपको बताना है कि एम्पियर। ठीक है, इसमें अनुगमन वेग भी रहता है। अनुगमन वेग का मतलब उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम चल रहे हैं। अगला देखिए आप यहाँ पे, है ना। ये है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ ले लूं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टेज के मध्य कलांतर होता है। देखो, हम जानते हैं एक्चुअल में प्रत्यावर्ती धारा में हमने 3 प्रकार के परिपथ पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है प्रतिरोध परिपथ, ओमीय परिपथ जिसमें जुड़ा हो। दूसरा हमने संधारित्र परिपथ पढ़ा हुआ है। तीसरा हमने प्रेरकत्व परिपथ पढ़ा हुआ है। तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर शून्य होता है। और अगर मान लीजिए कि उसमें संधारित्र या फिर प्रेरकत्व जुड़ा है तो धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर π/2 का होता है। लेकिन संधारित्र में धारा जो है वो अग्रगामी होती है, प्रेरकत्व में धारा जो है वो पश्चगामी होती है। इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका π/2। अगर यहां प्रेरकत्व आता है तो फिर आंसर रहेगा -π/2, क्योंकि इसमें करंट जो है वो पश्चगामी होता है और इसमें करंट जो है वो अग्रगामी होता है। यानी इस प्रकार से हम फेज डिफरेंस बताते हैं दोनों में। यहां पर हम लेके चलते हैं एक, मान लीजिए कि करंट को, और यहाँ पे ले लेते हैं वोल्टेज को। ऐसा, ये वोल्टेज है और ये धारा है ना। ठीक है ना, ये इसको ना ध्यान दें, केवल धारा को ध्यान दें। इनके बीच में 90 का जो है वो, हालांकि लेते इस प्रकार से, सॉरी मैं इसको भी नहीं कहें, अपन इस प्रकार से लेते हैं ऐसे, यहाँ पर धारा, यहाँ पर वोल्टेज और उनके बीच में 90 का जो है वो कलांतर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ आंसर आपका π/2 होगा। अगला है भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये कोई लॉजिकल नहीं है, तो जहाँ बना हुआ है वही अपने को बताना है। तो जो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो मुंबई के निकट स्थित है। तो यहाँ सीधा सा आंसर आपका जो है वो मुंबई आ जाएगा। तो यहाँ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम अगले उसकी ओर चल रहे हैं। देखें, जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। आप जानते हो ना, है ना। अपन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि
जो अर्धचालक होते हैं उनमें एक संयोजी बैंड होता है और एक चालन बैंड होता है। उनके बीच हम उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल भी नाम देते हैं, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल भी नाम देते हैं और सामान्य तौर पे ऊर्जा अंतराल भी नाम देते हैं। तो शुद्ध जर्मेनियम की अगर बात करें तो जर्मेनियम में जो कंडक्शन मतलब आपका चालन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में है ना, ये आपका बैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड बोलते हैं जिसको, और ये आपका चालन बैंड है। इनके बीच ये जो ऊर्जा अंतराल होता है वो जर्मेनियम में होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो ही अर्धचालक आपको ज्यादा कह सकते हैं देखने को मिलेंगे। कार्बन का उल्लेख बहुत कम हुआ है, कार्बन भी एक अर्धचालक के रूप में रहता है, बट आप ध्यान रखना यहां आंसर आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा जो शुद्ध जर्मेनियम में होता है। ठीक है, सिलिकॉन में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है? अपन सब जानते हैं लास्ट वाला चैप्टर जो है वो अर्धचालक वाला चैप्टर है और उसमें है दिष्टकारी का उपयोग होता है। आपने अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो है वो पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, दोनों ही प्रकार के जो कह सकते हैं दिष्टकारी हैं उनमें संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका यहाँ संधि डायोड रहेगा। इस प्रकार से उसमें संबलित किया गया है। ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना। तो आप संधि डायोड की जगह अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड आता है तो भी आंसर सही है ना। जेनर डायोड का उपयोग हम वोल्टेज नियमितीकरण के लिए करते हैं। जेनर डायोड जो आपका मोबाइल चार्जर होता है उसमें यूज होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करना प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान में परिवर्तन करने के लिए करते हैं। और प्रकाश डायोड का जो प्रयोग होता है, लाइट इमिटिंग डायोड एक प्रकाश होता है, जब लाइट इमिट होती है उसमें उपयोग होता है, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपन उस पर थोड़ा सा चल रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। ये है, ठीक है, क्या कह रहे हैं ये देखें आप ध्यान से। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से, टेलीस्कोप है ना। अभिदर्शक जो होता है वो वस्तु की ओर होता है, नेत्रिका आंख की ओर होती है। और इसमें क्या रखा जाता है कि जो अभिदर्शक लेंस का डायमीटर है और फोकस दूरी है वो दोनों ही नेत्रिका की फोकस दूरी और डायमीटर से अधिक होती हैं। और ये माइक्रोस्कोप में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ नेत्रिका की फोकस दूरी कम रहेगी, अभिदर्शक की फोकस दूरी जो है वो ज्यादा रहेगी। तो ऑब्वियसली नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ FO इज ग्रेटर देन FE रहता है। अभिदर्शक की फोकस दूरी ज्यादा रखी जाती है और दोनों के बीच में डिफरेंस भी ज्यादा रहता है। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी जो है वो ज्यादा रहती है, अभिदर्शक की कम रहती है और दोनों के बीच में डिफरेंस भी कम रहता है। ये तुम्हें दिमाग में रखना। अगला है, एक न्यूटन का द्रव्यमान होता है। एक न्यूटन का द्रव्यमान सीधा सीधा जो है यहाँ पर आप देख लें प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, हल्का सा भारी होता है प्रोटॉन से। तो ये तो आपको 1.67 10⁻³ kg ये दे रखा है, 1.67 × 10⁻27 kg। आंसर आपके लिए ये वाला रहेगा। याद और रखना कि इसको अपन 1 एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब इसको कहेंगे परमाणविक द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है बेसिकली। हालांकि न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है बट इसके बराबर है, यहाँ और भी उल्लेख नहीं है, तो अपने को यही आंसर जो है वो देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो हो गए। देखते हैं अगर इसके बाद और भी है, अदरवाइज फिर अपने को जो है दूसरी चीज उठाना है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए सभी। अगला प्रश्न क्या है वो आप इसमें देखिएगा ध्यान से। अगला क्या कह रहे हैं वो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। अपने को रिक्त स्थान फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है देखें आप ध्यान से। ठीक, आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध, ध्यान रखना भैया शून्य होता है। एक आदर्श आइडियल है ना, एक आदर्श चाहे प्रेरकत्व हो चाहे संधारित्र हो, इनका ओमीय प्रतिरोध शून्य रहता है। धात्विक चालकों का ही प्रतिरोध अपन यहाँ पर उल्लेखित करते हैं। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध इनका शून्य रहेगा, संधारित्र का भी और प्रेरकत्व का भी। ठीक, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है
दिष्ट धारा की आवृत्ति भी शून्य होती है, यहां पर भी शून्य आएगा। डीसी की फ्रीक्वेंसी है ना, डीसी की। अल्टरनेटिंग करंट की जरूर है, जो प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में बह रही है उसकी जो आवृत्ति है वो 50 साइकिल पर सेकेंड, दैट मीन्स 50 हर्ट्ज है जो घरों में बह रही है। वो जनरेट जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा ही जनरेट होती है मतलब, और फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में, तो वहां आवृत्ति उसकी जो है वो शून्य रहती है। दिमाग में अपने को रखना है, ठीक। ये भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा बह रही है उसकी आवृत्ति, अमेरिका में थोड़ी अधिक है, ज्यादा है वहां पर, ठीक। अगला, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में देखना है। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वो कह सकते हैं छोटी तरंग होती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है वो सबसे बड़ी तरंग होती है। तो आप गामा से रेडियो वेव की तरफ चलेंगे तो आप पाएंगे सबसे अधिक आवृत्ति गामा की आवृत्ति, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो गामा की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यानी गामा सबसे छोटी तरंग है, बट उसकी आवृत्ति जो है वो सबसे ज्यादा है। गामा की आवृत्ति लगभग 10⁻22 हर्ट्ज के ऑर्डर की है, तो सबसे अधिक जो है वो गामा तरंग की होगी, ठीक है। गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी और रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी, ठीक है। या आपने को बीच में ये भी याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में, कौन से दो क्षेत्रों के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है। जैसे एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच में परावैगनी आता है, वो भी याद रखना है, कभी कभी उस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, ठीक है। आप यहां याद रखना, तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तरंगदैर्घ्य की अगर पूछा जाए तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम गामा की है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है वो रेडियो वेव की है, ये अपने को याद रखना है, ठीक। सिमिलरली प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि की होती है ना। आप अगर देखेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति जो है वो किस कोटि की होती है। तो याद रखना, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है, 10⁻14 हर्ट्ज, है ना। अपन नियरली लेकर के चलते हैं, जो आपकी क्या नाम, दृश्य प्रकाश है, जो एक प्रकार से येलो पीला प्रकाश जो है उसकी आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज ऐसा मान करके चलते हैं, ठीक। अगला, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है ना, घट जाता है। क्या कहोगे, प्रकाश का वेग विरल से सघन में जाओगे तो घट जाएगा, कम हो जाएगा, और सघन से विरल में आओगे तो बढ़ जाएगा, तो यहां कम हो जाता है, कम, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र कहें या विद्युत क्षेत्र कहें, ध्यान रखना सदिश राशि है, दोनों ही सदिश राशि है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है। शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है। शंट जो लगाते हैं, शंट समझते हो, धारामापी के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जुड़ता है, तो यहां ध्यान रखना सुग्राहिता कम हो जाती है, सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ये कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान भी इस प्रकार से आपके हो गए, रिक्त स्थान भी आप लोगों ने देख लिए। अब जो है अपन अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। अगला कौन सा इन्होंने ऑर्डर पूछा है उसको देख लेते हैं। सत्य अथवा असत्य लिखिए, सत्य अथवा असत्य जो है लिखिए, अपन इसकी बात कर लेते हैं। सत्य असत्य तो आपको बड़ी आसानी से आ जाते हैं, तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्या है, अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रीटर ने की थी, भैया ये असत्य है। भैया मैं असत्य को जो है एफ से लिखूंगा, फॉल्स, ध्यान रखना। डब्ल्यू रीटर ने जो है वो परावैगनी किरणों की खोज की थी, ठीक है। अवरक्त तरंगों की खोज हर्सेल ने की है। अगर गामा की बात करें तो गामा की खोज जो है वो बैकुरेल ने की है। एक्सरे की खोज जो है रोंटगन ने की है। परावैगनी किरणों की खोज जो है वो डब्ल्यू रीटर ने की है। दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की है। और इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगों की जो खोज है वो हर्सेल ने की है। माइक्रो तरंगों की खोज जो है वो हर्ट्ज ने की है। और रेडियो तरंगों की खोज जो है वो मार्कोनी ने की है। ये सब अपने को याद रखना, कोई भी ओटी अगर आता है तो आपका ओटी जो है वो बन जाएगा, ठीक। नेज अर्धचालक का मतलब है प्योर, शुद्ध अर्धचालक, है ना। एक आंतरिक अर्धचालक होते हैं, एक बाह्य अर्धचालक होते हैं। अब क्या कह रहे हैं देखो, नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है, ये नेज का मतलब यहां शुद्ध अर्धचालक से है,
है ना। नेज का मतलब जो है आंतरिक अर्धचालक से है। आंतरिक अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो ये आपका सत्य है। अगर यहीं पर अशुद्ध अर्धचालक की बात करें, अशुद्ध मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, तो ध्यान रखना कि एन टाइप का मतलब नेगेटिव से, उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे और अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है वो होल होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी का मतलब पॉजिटिव से, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो होल होंगे और अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे पी टाइप में, ये याद रखना, ठीक है। वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, नहीं ये गलत बात है, विभवमापी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है उसका मतलब बता देना कि वोल्ट मीटर के परिपथ में जो विद्युत धारा जाती है, प्रवाहित होती है, उसका मापन नहीं हो पाता, जबकि विभवमापी में हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, अर्थात धारा की आवश्यकता वहां नहीं पड़ती है। इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है, ना कि वोल्टमीटर विभवमापी से श्रेष्ठ है, ठीक। परमाणु एक धनात्मक कण है, नहीं उसके पहले ये डी ब्रोगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी गलत बात है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली तो जो है हर आवेश, हर चलायमान या गतिमान कण के साथ जो तरंग संबंधित होती है वो डी ब्रोगली तरंग कहलाती है, ठीक है। इसलिए ये भी फाल्स है। गतिमान कण के साथ, चाहे वो हम भी क्यों ना गति कर रहे हो, फुटबॉल क्यों नहीं चल रही हो, कोई भी हो, साइकिल क्यों ना चल रही हो, उसके साथ जो तरंग संबंधित होती है वो डी ब्रोगली है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग वो 7 है जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। परमाणु एक धनावेशित कण है, ये भी फॉल्स है। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक धनावेशित है, उसमें प्रोटॉन होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों को चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो परमाणु जो है वो उदासीन कण है, ना कि धनावेशित कण। नाभिक जो है वो धनावेशित कण है, ठीक है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त मध्य शक्ति शून्य होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है ना। एक चक्र में जो एवरेज पावर होती है प्रेरक परिपथ में या फिर संधारित परिवर्त में, वो शक्ति शून्य होती है, ये फॉल्स है। हालांकि शक्ति का फार्मूला पहले मैं आपको बता चुका हूं, है ना, VRMS cos फाई। हमने कहा ना प्रेरक परिपथ हो या संधारित परिपथ हो, उसमें जो कलांतर होता है वो π/2 का होता है, 90 डिग्री का, और cos 90 डिग्री या cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। यहां अगर 0 रख देंगे तो सारी चीज 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, एक पूर्ण परिपथ में प्रेरकत्व और संधारित परिपथ में शक्ति जो है वो शून्य होती है, ठीक। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, नहीं रेडियो तरंगे नहीं रहती हैं इसमें, माइक्रो तरंगे रहती है, ये फॉल्स है आपका, इसमें माइक्रो तरंगे रहती हैं, ठीक है। अगले ओटी की ओर अपन चलते हैं। ये तुम्हारे मैंने सत्यासत्य भी कर दिए, है ना। आगे अपन देखते हैं कि कौन सा चीज आपसे पूछा जा रहा है। लो ये है आपका प्रत्येक कथन, एक वाक्य में अपने को उत्तर देना है, एक वाक्य में, ठीक है। मैं एक वाक्य में आपसे बता देता हूं, आप सुन लीजिए, अगर मैं यहां लिखता नहीं तो सुन लीजिए आप। दहली आवृत्ति क्या है, तो देखा ना, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पे प्रकाश उत्सर्जन मतलब संभव होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होता है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसको किसी धातु की सतह पर डाले जाने पर वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसको कहते हैं हम दहली आवृत्ति। फिर उन्होंने पूछा है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो क्या ध्यान रखोगे, प्रकाश तरंगों का किसी अवरोधक से टकराकर मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है, तो वो विवर्तन हो जाएगा, है ना, अवरोधक से टकरा के मुड़ जाना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर है, ठीक। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या लिखोगे आप, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो आपको बताना है कि धारामापी के साथ हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो ये जो सिस्टम है ये आपका धारामापी में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आपको धारामापी को
के साथ उच्च प्रतिरोध जोड़ दो तो वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। और कम प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ दें, बहुत कम प्रतिरोध, तो वो अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। दोनों ही याद रखना, है ना। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, ताप को बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा। पहले वेग बढ़ेगा तो जो टक्करों में लगा समय है वो घटेगा। टक्करों में लगा समय अगर घटा तो वेग जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि ताप को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यह अनुगमन वेग ताप को बढ़ाने पर बढ़ जाता है। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। ये प्लांक का नियम है, ये संबंध होता है आपका E = h²। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, कर सकते हैं। आगे मैं देखता हूं कि आगे क्या इन्होंने दिया है। अगर अपने लायक होगा तो ठीक है। अब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये तो मैं ब्रेक के बाद करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगला वीडियो देखेगा तो अगला पेपर जो है सॉल्व